गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पावर इन एसी सर्किट पढ़ लिया था। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि हमने लिखा था एवरेज पावर इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना। और अपने बहुत सारे इसके फॉर्म लिखे थे, बेसिक फॉर्म यही है। कॉस फाई को हमने कहा था कि इसको पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें सीखनी होगी, इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। लिख लो, वॉटलेस करंट क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो लिख लो, द कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट, द कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट that does not participate, the component of circuit current that does not participate in energy dissipation, that does not participate in energy dissipation। ब्रैकेट में चाहो तो हीट लिख सकते हो उसको, जो एनर्जी डिसिपेशन होती है उसको हीट कह सकते हो। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, अगर स्कूल में पूछते हैं तो आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो लेट्स से ये हमारा ई आर एम एस का फेज़र है किसी वक्त, ई आर एम एस। तो ये हमारा करंट का फेज़र हो जाएगा, आई आर एम एस का फेज़र हो जाएगा, और ये फाइव हो जाएगा। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे फाइव पीछे बनाया, इसका मतलब ये नहीं हमेशा फाइव पीछे होगा। अगर ऐसा है सच में तो ये एक केस होगा एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी वाला। अगर आगे होगा तो एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल वाला हो जाएगा, और कुछ ना कुछ तो होना ही है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा आई आर एम एस है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक जो कि वोल्टेज के साथ है, इसको हम कहते हैं आई आर एम एस कॉस फाई, ये वाला पार्ट हो जाएगा वो जो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। और एक पार्ट ये वाला हो जाएगा, आई आर एम एस साइन फाई। तो ये जो आई आर एम एस साइन फाई है, ये हर वक्त वोल्टेज के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है किसमें, हीट डिसिपेशन में। सिर्फ यही पार्ट है जो वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। दिस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, आई आर एम एस साइन फाई। जेई में तो खैर इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नीट में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो एक तो डेफिनेशन याद रख लेंगे, और वैल्यू कितनी होती है आई आर एम एस साइन फाई वो याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ वॉटलेस करंट। अब बात कर लेते हैं रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। अब रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इस बात से समझना कि अगर पूरे जेई मेन में सिंगल क्वेश्चन आया कभी एसी के ऊपर, एक ही क्वेश्चन आया, तो चांसेस हैं कि वो रेजोनेंस से ही होगा। मतलब ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा उसका रेजोनेंस से कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, अच्छा, रेजोनेंस आई बिलीव एक ऐसी टर्म है जो आप पहले भी सुनी होगी आपने, क्लास 11th में रेजोनेंस सुना होगा। किसी को कुछ आइडिया हो रेजोनेंस कहाँ पे होता था क्लास 11th में? वेव्स में। वेव्स में, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। जैसे मान लो हमारे पास वेव्स में क्या होता था कि लेट्स से
हमारे पास दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं ना जिनकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो ऑसिलेट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है ना, और एक ऑर्गन पाइप है ना। अब अगर आपको नहीं याद है तो चिंता मत करना, है ना, बस ऐसी कहानी की तरह समझ लेना, फिर कभी रिवाइज करेंगे तो समझ जाओगे। एक ऑर्गन पाइप और एक ट्यूनिंग फोर्क है। अच्छा, ऑर्गन पाइप में आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो वाटर फिल करके इसकी जो एयर कॉलम की लेंथ है वो चेंज कर सकते हो। तो लेट से आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, है ना, और इसको इसके साथ ऑसिलेट कराने की कोशिश की। ये अपनी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और जैसे जैसे आप एयर कॉलम की लेंथ बढ़ाते जाओगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती चली जाएगी। ये जो हमारा वो जो एयर कॉलम है यहाँ तो वाटर भरा हुआ है, जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो इसके साथ मैच कर जाएगी, और उस वक्त एक बहुत ही शार्प सी साउंड सुनाई देगी, है ना। उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेजोनेंस क्या है ये समझना कि अगर एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर, ये तो हो गया एक्सटर्नल ऑसिलेटर, एक्सटर्नल ऑसिलेटर, और ये हो गया हमारा नेचुरल ऑसिलेटर, नेचुरल ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो जब एक्सटर्नल ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी को सुपरपोज करता है किसी नेचुरल ऑसिलेटर पे, तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ड्यूरिंग दोज फोर्स्ड ऑसिलेशन अगर एक्सटर्नल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी नेचुरल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है ना। एंड रेजोनेंस हुई है ये हमें कैसे पता लगेगा, जो नेचुरल ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जो एनर्जी जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब अगर वो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला है तो इतनी शार्प साउंड प्रोड्यूस करेगा कि यू कैन नॉट मिस इट, है ना। अगर वो फिजिकली ऑसिलेट कर रहा है ना, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो इतना बड़ा एम्पलीट्यूड से टू एंड फ्रो मूव करेगा कि वैसे आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है रेजोनेंस में बेसिकली। अब यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है इसमें हमारे पास ऑसिलेटिंग क्या है, तो वी हैव एन ऑसिलेटिंग, ये ओमेगा है हमारे पास, ऑसिलेटिंग ओमेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है हमारे पास। ये सोचना, हमने जब एसी जनरेट किया था तो एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से किया था, है ना। टाइम के साथ चेंज हो रही थी, फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंगल बदल रहा है, ऑसिलेटिंग ओमेगा की वजह से है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्किट में दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एल और सी। ये दोनों ही इस ओमेगा को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे, जो एक्सएल है हमारा वो ओमेगा एल है, और जो एक्स सी है हमारा वो 1/ओमेगा सी है। यानी बोथ ऑफ दीज आर सेंसिटिव टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स। सोर्स की फ्रीक्वेंसी जिस पे वो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है उसके लिए ये दोनों ही सेंसिटिव हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। इस फोर्स्ड ऑसिलेटर यानी जो हमारा एक्सटर्नल ऑसिलेटर है, सर्किट है, इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो हम कहेंगे सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया, सर्किट में एक रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। एंड हाउ वुड वी नो कि सर्किट में रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ है, रेजोनेंस होने पर अपॉन अपॉन अचीविंग रेजोनेंस the current becomes maximum, यानी जितना फिजिकली पॉसिबल उसको मैक्सिमम होगा उतना हो जाएगा, करंट बिकम्स मैक्सिमम, और द डिसिपेटेड पावर बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे अचीव होता है उस चीज़ को समझते हैं। तो हमने कहा था कि देखो जो हमारा करंट है उसका फॉर्मूला क्या है, चाहे वो आरएमएस करंट हो चाहे पीक करंट हो। इसलिए मैं जानबूझ के नॉट या आरएमएस नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। तो अगर ये आरएमएस है तो ये भी आरएमएस है, ये नॉट है तो ये भी नॉट है, डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड कितना होता था, अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये तो एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो फेमिलियर है हम लोग इससे। अब अगर हमारा जेड कम होता है तो हमारा करंट बढ़ जाएगा, ये तो बात ऑब्वियस ही है। तो हम एक कंडीशन देखते हैं, इफ XL becomes equal to XC,
z becomes मिनिमम। तो देखो r के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, वो तो फिक्स है ना, वो ओमेगा को रेस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन ओमेगा चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सएल और एक्सी हैं इनको आपस में मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। इसको इम्पिडेंस मैचिंग भी कहते हैं सर्किट में। तो ओमेगा एल को ओमेगा सी के साथ, ओमेगा एल को 1 अपॉन ओमेगा सी के साथ अगर मैच करा दें तो ये कंडीशन आ जाएगी, और उसमें जेड हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे let the frequency at which this happens be कितना, उसको f नॉट कह देते हैं। तो हमने एक्सएल की जगह क्या लिखा, हमने एक्सएल की जगह लिख दिया ओमेगा नॉट एल 2 पाई एफ नॉट, और एक्सी की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा नॉट सी ये हो जाएगा। ये जो ओमेगा नॉट है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। नोट कर लो इसको, देखो और यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। सर एक बार आप ऊपर कर दोगे वो स्टेटमेंट देख। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ भी लेना, मैं वापस से कहाँ तक करना है स्क्रॉल बता दूँ मुझे। सर थोड़ा और ऊपर, ये सर ये वाला, और ऊपर नहीं सर यही देख। ठीक, ओके सर। नोट कर लिया है, यस सर। ठीक है। तो हमने कहा एक ओमेगा की वैल्यू ऐसी है जिस पे z मिनिमम हो जाता है, और ये कैसे होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है बेसिकली। तो उस ओमेगा की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एल सी, इसको याद रखना है, इसलिए इसको ऐसे रख लेते हैं। ये ओमेगा नॉट हो गया। अगर इसी से हम 2 पाई एफ नॉट लिख लेते तो एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ये और ये दोनों चीज़ें जो हैं एक तो इनको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो कि रेजोनेंस कंडीशन जो है वो आ कैसे रही है। देखो रेजोनेंस आप सर्किट में दो तरीके से लेकर आ सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आपने L और C कांस्टेंट रखे, L एंड C आर कांस्टेंट, ओमेगा इज वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसको इमेजिन करो कि जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना था एसी सर्किट के ऊपर और रेजोनेंस के ऊपर। तो आपने क्या किया कि एक बाज़ार गए और वहाँ से एक इंडक्टर खरीदा, एक कैपेसिटर खरीदा, एक रेजिस्टेंस खरीदा, एक एलसीआर सर्किट बना लिया। द मोमेंट आपने, और ये भी मान लेते हैं कि जिस वक्त आपने एल सी और आर परचेज कर रहे थे, आपने कोई वहाँ पर चॉइस एक्सप्रेस नहीं की कितना एल चाहिए कितना सी चाहिए, एक रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर्स में से आपने एल और सी उठा लिए। तो अब आपको भी नहीं पता कि एल और सी आपके कितने, आपने तो बस लाके उनको सर्किट में लगा दिया। ये बात ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। ऑल्दो हर इंडक्टर कैपेसिटर के ऊपर जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ लिखी होती हैं, बट लेट से आपने थोड़ी देर के लिए उनको नहीं पढ़ा, आपने बस उनको लाकर लगा दिया। अब आपके पास एक एलसीआर सर्किट बन गया। अब आपने आर जो है, आर सोचना क्या है, आर आपका एक बल्ब है। सबसे अच्छा क्या होगा, आप उसको एक स्पीकर की तरह ले लें, वो जो आवाज़ निकालने वाला डिवाइस होता है ना, उस तरीके से आर ले लें। आप सोचो कि वो जब उसको मैक्सिमम करंट मिलेगा तो वो मैक्सिमम तेज चिल्लाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया जिसका ओमेगा आप चेंज कर सकते हो। तो आपने स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी टू अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक नॉब है जो घुमाना शुरू किया, ठीक है ना। यानी बिल्कुल कम ओमेगा से बिल्कुल ज़्यादा ओमेगा की तरफ घुमाना शुरू किया, और आप देखोगे
कि बीच में कहीं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है, मैं बीचों बीच नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समवेयर इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी एक ऐसी आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पे आपका जो स्पीकर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा होगा। अगर आप उसके थोड़ा भी लेफ्ट राइट जाते हैं, यानी उससे थोड़ा भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते हैं नॉब को, तो आप देखोगे वहाँ पे आपकी जो आवाज़ है वो कम हो रही होगी। यानी वो जो इंटरमीडिएट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका सर्किट बेस्ट रेस्पॉन्ड करता है या बेस्ट पावर कंज्यूम करता है। भाई आपका जो स्पीकर है उसका काम क्या है, पावर कंज्यूम करके आवाज़ निकालना। तो वो सबसे ज़्यादा आवाज़ जहाँ पे निकाल रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप उस नॉब को रोक लेते हो तो आप कहोगे ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने वहाँ पर चूज़ कर ली है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने यहाँ पर चूज़ कर ली है। तो ये तो हुआ जब आपके पास ओमेगा वेरिएबल है, एल और सी आपके क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से रेजोनेंस आप सर्किट में अचीव कर सकते हो। एक तरीका हो गया रेजोनेंस अचीव करने का। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। दूसरा तरीका सोच लेते हैं जिसमें आपने कहा कि एल और सी, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं, आर वेरिएबल, ओमेगा इज फिक्स्ड, ओमेगा आपका क्या है, फिक्स्ड है ना। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं रेडियो के केस में होता है ना। मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो एनालॉग वाले रेडियो कभी यूज़ किए हों जिनमें एक नॉब लगा होता है जिसको घुमाते हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है। उस तरह के रेडियो देखें पुराने ज़माने वाले। चलो मान लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो कि ऐसे रेडियो हुआ करते थे दुनिया में जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के लिए एक नॉब को टर्न करना होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है, फिक्स ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये तो आपका रेडियो के केस में ये तो हो गया आपका ब्रॉडकास्ट सिग्नल हो गया, ब्रॉडकास्ट सिग्नल हो गया। जो भी स्टेशन आप सुनना चाह रहे हो वो अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ही ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो तो चेंज नहीं करेगा अपने आप को। आपका लिसनिंग डिवाइस जो है यानी रेडियो जो है उसमें एक नॉब लगा हुआ है और वो नॉब या तो एक कैपेसिटर प्लेट के साथ कनेक्टेड है या एक इंडक्टर की कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप उसको टर्न करोगे तो आइदर सी चेंज हो रहा होगा या एल चेंज हो रहा होगा और किसी किसी केस में दोनों चेंज हो सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप उसको टर्न करोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे मान लेते हैं, अभी फिलहाल अज्यूम करते हैं कि एक ही सिग्नल है जो हमें रिसीव हो रहा है, हालांकि अभी तो हमारे पास बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं, बट मान लेते हैं एक सिंगल सिग्नल है। तो जैसे ही आपका ये कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि आपने कहा कि आपका 1/2π√LC ये जैसे ही इस F0 से मैच होगा वैसे ही आपके रेडियो को मैक्सिमम पावर मिलने लगेगी और वो काम करने लगेगा जो वो बेस्ट करता है। क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को आवाज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो काम करेगा, हालांकि इसको अभी हम और एलैबोरेट कर लेंगे रेजोनेंस के केस में, है ना, और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे वो काम नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा कि जब रेडियो को ट्यून करते हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टेशन है वहाँ पे तो वो काम करता है, आसपास जाते ही वो काम करना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सर्किट्स में रेजोनेंस अचीव कर सकते हैं, एक जब आपके पास ओमेगा वेरिएबल है और एक जब ओमेगा फिक्स्ड है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। मतलब सर्किट में जो पीक करंट है उसको आई लिख देते हैं, ध्यान रखना ये पीक आरएमएस कुछ भी लिख लो आप इसको आई, और यहाँ पे ओमेगा लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर ओमेगा ज़ीरो है, इस पर ध्यान देना है, अगर ओमेगा ज़ीरो है तो जो आपको मैं वापस यहाँ लेकर चलता हूँ आपको, ये वाला पार्ट ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत हाई होता है, यानी कैपेसिटर इतना रिएक्टेंस दे रहा होगा कि वो करंट को ब्लॉक कर लेगा। इस बात को अच्छे से समझना, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज द सर्किट हैज़ अ वेरी हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट को ब्लॉक कर लेगा। लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने का काम किसका होता है, कैपेसिटर का। तो करंट आपका हो गया ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो होगा। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे देखते हैं, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा जब बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओमेगा एल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इंडक्टर ब्लॉक कर लेगा करंट को, यानी कि फ्लो नहीं होने देगा। तो इसका मतलब यहाँ भी जो ग्राफ में हमारा होना चाहिए यहाँ भी ज़ीरो होना चाहिए।
तो दोनों तरफ अगर 0 है तो बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास जहां पे हमारा करंट मैक्सिमम होना चाहिए, इसको IM लिख देते हैं। और जहां ऐसा होगा इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओमेगा नॉट कहेंगे या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बहुत अच्छे से इस ग्राफ को बनाना है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल सा बनना चाहिए, है ना, ऐसा बना लो इसको। चलो ये ड्रॉ कर लिया सबने। तो ये जो IM है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि XL XC तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू सिंपली E/R हो जाएगी। अगर RMS में लिख रहे हैं तो E/RMS/R, नॉट में लिख रहे हैं, पीक में लिख रहे हैं तो E0/R। इसको भी नोट कर लो साथ में। अब ये बात समझना कि ये जो रीजन है हमारा, ये वाला जिसमें कि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, इस रीजन में सर्किट कैपेसिटिव होता है। ध्यान रखना, कैपेसिटिव पूरा लेना, सर्किट इज कैपेसिटिव इन दिस रीजन। और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इस वाले रीजन में सर्किट इंडक्टिव हो जाता है, इंडक्टिव। आई होप कि ये बात समझ रहे होंगे कैपेसिटिव और इंडक्टिव होने का क्या मतलब हुआ। जहाँ सर्किट कैपेसिटिव है वहाँ पे XC XL से ज़्यादा है, इसका मतलब करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। और जहाँ इंडक्टिव है वहाँ पे XL XC से ज़्यादा है, वहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, है ना। ये बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहना ताकि ये बातें कंफर्म हो जाएं दिमाग में कि हाँ ये ऐसा होता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाए कि किस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा या सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे आपसे रेजोनेंस कंडीशन फाइंड करने को पूछा जा रहा है। तो रेजोनेंस कंडीशन बता ही देंगे। ओमेगा बताना होगा तो 1/√LC है, फ्रीक्वेंसी बतानी होगी तो 1/2π√LC है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लिखना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है ना। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी समझ जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है इसी से रिलेटेड, रेजोनेंस से रिलेटेड, उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो एक बार लिख लो, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। द टू फ्रीक्वेंसीज यानी कि हाफ पावर दो अलग अलग बार सर्किट में अचीव होती है ना। वो डायग्राम देख के भी आप समझ जाओगे। द टू फ्रीक्वेंसीज at which the circuit dissipates half the power, dissipated at the resonance condition,
हाफ द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द टू फ्रीक्वेंसीज एट विच द सर्किट डिसिपेट्स half the power dissipated at the resonance condition। और इस पॉइंट को समझना, देखो आप जानते हो कि जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट पे हो रहा है, ठीक है ना। इसके पहले यानी इससे कम वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज पे लें तो भी पावर डिसिपेशन कम है, करंट कम है सर्किट में, और आगे लें बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे लें तो भी पावर डिसिपेशन कम हो रहा है। तो यहाँ ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसी कोई दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनमें पावर डिसिपेशन क्या हो जाता है, इस पीक वैल्यू पे होने वाले पावर डिसिपेशन का। अच्छा, पावर मैक्सिमम है कितनी? पावर मैक्सिमम है हमारे पास, ये है ई स्क्वायर बाय आर। ध्यान रखना, ई स्क्वायर बाय आर है ना, चाहे आर एम एस लिख रहे हैं तो आर एम एस, पीक लिख रहे हैं तो पीक है ना, ई आर एम एस, ठीक है ना। एनीवे, तो हमने लिखा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय आर। तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे पावर डिसिपेशन कितना हो जाता है, हाफ। अब हमें समझना पड़ेगा कि अगर पावर डिसिपेशन हाफ हो रहा है तो उस पर जो सर्किट में करंट होना चाहिए वो हमारी रेजोनेंट वैल्यू का, आई मैक्सिमम का 1/√2 होना चाहिए कि नहीं, ये सोच लो एक बार। ये क्लियर कर लो एक बार भाई। पावर को हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। अगर पावर को आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं तो अगर मुझे पावर को हाफ करना है तो मुझे करंट को 1/√2 करना होगा। यानी अगर मैं इस ग्राफ पे वापस लेके चलूँ आपको, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो है इसको तो ओमेगा नॉट लिख देंगे, ओमेगा नॉट। यहाँ पे जो करंट था हमारे पास ये हो गया आई एम। तो अब आप इसका अपॉन√2, करीब करीब 70% होगा इसका, 1/√2 को 0.707 लिख सकते हैं। तो 0.707 ऑफ आई एम ये दो बार अचीव हो रहा है। देखो, एक बार इस पे, इसको ओमेगा 1 कह देते हैं, और एक बार यहाँ पे इस वाली फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 2 कह देते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आर कॉल्ड द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, है ना। इनको एक बार पता करते हैं ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है कितनी, तो वो देखते हैं ना। एक छोटा सा मैथ्स इसमें लगानी होगी हमें, वो देख लेते हैं। नोट कर लो इसको। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर देना। और ऊपर नहीं सर। नोट कर लिया, नहीं सर। ठीक है। तो अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ये बात समझते हैं कि एट रेजोनेंस यानी कि जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, Z इक्वल टू आर हो जाता है। ये बात अप्रिशिएट करेंगे सब लोग कि हाँ ऐसा हो जाता है, Z इक्वल टू आर। तो एट हाफ पावर
z कितना हो जाना चाहिए इसका, √2 टाइम्स हो जाना चाहिए, √2r। नोट कर लो। अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि z हमारा कितना है, z है √ऑफ ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये कितना हो चुका है, √2r हो चुका है। नोट करो इसको। हाँ, इसको चाहो तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा एक्स है ना, इक्वल टू √2r। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं एक्स जो है हमारा, एक्स वो प्लस माइनस ऑफ आर हो जाएगा। नोट कर लो, देखो यानी हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c जो है वो प्लस माइनस आर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाना होगा कि जिसको हम ओमेगा 1 कह रहे हैं, जिसको हम ओमेगा 1 कह रहे हैं, वो होने पर मैं से ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c को प्लस आर लिखूं या माइनस आर लिखूं। अगर मैं यहाँ ओमेगा 1 लिखता हूँ तो यहाँ मुझे प्लस आर लिखना चाहिए या माइनस आर, कोई सजेशन दे सकते हो तो। एट ओमेगा 1 जो कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे मैं से प्लस आर लिखूं या माइनस आर लिखूं, कोई भी अपनी तरफ से लॉजिक लगाना चाहें। तो प्लस आर होगा। ठीक है, आंसर है माइनस आर होगा। क्यों होगा वो देख लेते हैं, है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं, फॉर ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1c इक्वल टू माइनस आर। ऐसा क्यों होगा बेटा, देखना समझना, लॉजिकली समझना। कम फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैपेसिटिव होता है, ये बात मानते हो। यस सर। ठीक है, तो ओमेगा एल ज़्यादा होगा या 1/ओमेगा c ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 1/ओमेगा c ज़्यादा होगा। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c माइनस आर होना चाहिए उस वक्त, है ना। ओके सर। लॉजिक समझ गया ना, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये घर पे सॉल्व ज़रूर करके देखना इसको आप, है ना, क्वाड्रेटिक बना के, वो जो माइनस बी प्लस माइनस करके लिखते हैं ना हम लोग, वो करके देखना। तो यहाँ से ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आ जाएगी -r/2l प्लस √ऑफ r स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस 1/LC। इसको अभी तो ऐसा कैसा छाप लो, लेकिन इसको प्लीज़, है ना, टाइम मिलते ही सॉल्व करके ज़रूर देखना, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो हमने सॉल्व किया है वो ठीक किया है ना। तो ये ओमेगा 1 की वैल्यू हो गई। फिर हम लिख देंगे फॉर ओमेगा 2, ये नोट कर लो आप, ये हो जाएगा ओमेगा 2l माइनस 1/ओमेगा 2c इक्वल टू प्लस आर लिख देंगे इस बार। और ऐसा करने पे जो ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी आपके पास, वो प्लस r/2l आ जाएगी, पिछली बार माइनस आया था आपके पास। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √ऑफ r स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर प्लस 1/LC, है ना। ये वाली टर्म सेम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना सॉल्व करके, है ना। अब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, नोट कर लो इसको। और हमें ओमेगा, ठीक है, नोट कर लिया सबने। यस सर। ठीक है,
तो एक क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखते हैं जिसको हम कहते हैं डेल्टा ओमेगा, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो ये आ जाएगा R बाय एल, है ना। अब इस डेल्टा ओमेगा को हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट, बैंड विड्थ, है ना। अब ये बैंड विड्थ को डिफाइन कैसे करते हैं वो एक बार समझ लें। इसकी वैल्यू तो R बाय एल हो गई, वो तो समझ ही गए सब लोग, लेकिन ये बैंड विड्थ का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, वो एक बार समझ लेते हैं। तो लिखो जरा, the range of frequencies, the range of frequencies between which, the range of frequencies between which the power dissipated in the circuit, between which the power dissipated in the circuit remains more than half the maximum power। maximum power कहाँ पर है याद रखना, रेजोनेंस कंडीशन में है। remains more than half the maximum power, ठीक है। तो एक बार ग्राफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राफ में हमारे पास ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये डेल्टा ओमेगा है, बैंड विड्थ है, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं, ठीक है। आई होप बैंड विड्थ समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा सबने। अब आते हैं क्वालिटी फैक्टर पे। रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट। क्वालिटी फैक्टर, इसको कभी कभी क्यू वैल्यू भी कहते हैं, क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर, है ना, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, है ना। तो क्यू फैक्टर इज गिवन बाय ओमेगा नॉट, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, ठीक है। इसको अगर हम और बेटर डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, है ना, मतलब एक टाइम पीरियड में स्टोर्ड, अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड, इसको लॉस्ट भी लिख सकते हो आप, डिसिपेटेड पर साइकिल। अच्छा, वैल्यू कितनी होगी, तो ओमेगा नॉट तो हमारा कितना भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट को हम लिख देते हैं, ओमेगा नॉट ही छोड़ देते हैं ना, और डेल्टा ओमेगा को आर बाय एल लिख देते हैं, तो ये ओमेगा नॉट एल बाय आर हो जाएगा, है ना। इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC अगर रख देंगे तो ये बन जाएगा 1/R रूट ऑफ L बाय सी, है ना। ये तरीके हो गए हमारे इसको लिखना। अब सिंस हमने ओमेगा नॉट एल लिखा है तो आप इसको 1/ओमेगा नॉट RC भी लिख सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे ओमेगा नॉट एल और 1/ओमेगा नॉट C दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी आपका क्वालिटी फैक्टर है और ये भी आपका क्वालिटी फैक्टर है ना। ओमेगा नॉट की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/R अंडर रूट ऑफ L बाय सी, L बाय सी। मीनिंग क्या है इसका, ना, व्हाट डज इट सिग्निफाई, वो समझते हैं। ये नोट कर लिया सबने, ये वाला पार्ट। यस, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर को सबसे पहले तो ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर और एग्जांपल लेके क्वालिटी फैक्टर को समझेंगे। तो एक काम करते हैं, हम दो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे।
ध्यान देना, देखो ये दोनों ग्राफ बनाते हुए मैंने कोशिश ये की है कि इन दोनों का ओमेगा नॉट जो है वो सेम रहे। ये दिखाई दे रहा होगा ग्राफ से सबको, यानी दो अलग अलग रेजोनेंट सर्किट्स हमने बनाए और उन दोनों में हमने जो ओमेगा नॉट है वो सेम रखा है। ये बात समझ सकते हैं? अब इसमें से रेड वाले में देखो और ब्लू वाले में देखो किसका बैंडविड्थ ज़्यादा है। बैंडविड्थ किसकी रेड ज़्यादा वाले है? को। रेड वाले का ज़्यादा है। ये बात ठीक है ना? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द रेड वन इज ऑफ a lower quality factor, is of a lower Q factor। इसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो लो है। अच्छा, अब क्वालिटी फैक्टर लो होने से होता क्या है वो बात समझते हैं। ये पहली बात तो समझ गए कि यहाँ पे आप ये देखो कि जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा होगी ओमेगा उतना ही रखने पे उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितना हमारा शार्प पीक बनेगा, अगर मान लो हम एक तीसरा कर्व भी यहाँ पे बना लेते, इस तरह का कोई कर्व होता हमारे पास, तो जितना शार्प ये बनेगा पर जाएगा उतने ही ओमेगा को रखते हुए उतना उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो जितना शार्पर पीक होगा हमारा, हम कहेंगे उतना हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट होगा। व्हाई डू वी नीड हाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट्स, उस बात को समझते हैं। तो कई बार जब हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस की बात करते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस में सबसे सिंपल क्या हुआ? रेडियो, है ना? और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट एक सिंपल स्कैनिंग डिवाइस क्या हो सकता है? रेडियो हो सकता है। तो इनमें दो तरह के स्कैनिंग डिवाइस होते हैं हमारे पास। एक होता है हाई सेलेक्टिविटी का, हाई सेलेक्टिविटी क्या होता है अभी समझ लेंगे, और ऑब्वियसली एक होता होगा लो सेलेक्टिविटी का, लो सेलेक्टिविटी। कैसा डिवाइस कहाँ काम आएगा वो बात समझते हैं, ठीक है ना? तो इस ग्राफ से समझना, देखो कि इमेजिन करो कि ये जो है कोई भी आप रेडियो चैनल समझ लो, 93 पॉइंट कितना होता है? 5 93.5 रेड एफएम, ऐसे ही होता है ना? चलो जो भी होता है ना, रेड एफएम होता है ना, तो 93.5 पे रेड एफएम आता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना? और ये मान लेते हैं कि जो हमारा ये ब्लू वाला स्कैनर है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है इसको इसको 0.2 इधर कर देते हैं, यानी कि ये हमारा जो हुआ ये 93.3 हो जाएगा और ये 93.7 हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। और ये वाली जो विड्थ है ये ज़्यादा ले लेते हैं, रेड वाली जो है इसको ज़्यादा ले लेते हैं। तो मान लो ये पूरा पूरा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 93.5 92 तक यहाँ है, तो 94 तक यहाँ हो जाएगा, है ना? 94 तक यहाँ हो जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूँ बेटा उसको बहुत ध्यान से बात समझना। देखो, अगर आपका रेडियो ये रेड वाला रेडियो है ना, जिसका स्कैनिंग की एबिलिटी जो है वो रेड वाले जैसी है, तो इसमें अगर कोई दूसरा चैनल 92 से 94 के बीच में हुआ तो आपकी आवाज़ें क्या होने लग जाएंगी? ओवरलैप होने लग जाएंगी। ओवरलैप होने का मतलब समझना कि 93.5 पे तो दोनों रेडियो आपको बिल्कुल क्लियर, रेडियो जो भी रेड एफएम है उस पर आता हुआ गाना या जो भी बकवास रेडियो पे आती है वो सुन पा रहे होगे, एकदम क्लियर आ रही होगी वो बकवास आपको, एकदम क्लियर, है ना? एकदम क्लियर। लेकिन जब आप पीछे जाओगे या आगे आओगे स्कैन करते हुए, तो 92 से 94 के बीच में आपका रेड वाला रेडियो जो है आपको अभी भी कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, किसकी? रेड एफएम की कुछ कुछ आवाज़ें सुना रहा होगा, क्योंकि उसकी पावर जो है हाफ से कम अभी नहीं हुई है। तो वो पूरी तरह से तो काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत काम अभी भी कर रहा है, थोड़ी बहुत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को आवाज़ में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
कोई स्टेशन 92 से 4 के बीच में रखने की कोशिश की गई तो फिर वो आवाज़ें ओवरलैप हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारे चैनल हुए तो ये जो रेड वाला रेडियो है बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर आवाज़ें नहीं होंगी, उसमें आवाज़ें क्या कर रही होंगी, आपस में ओवरलैप कर रही होंगी। यानी जहाँ पे एक दो स्टेशन है वहाँ आपका डिवाइस काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई ऐसी कमी है। लेकिन अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ गए जहाँ पे बहुत सारे एफएम चैनल होते हैं तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। अब आप इस पे आओ, ब्लू वाले पे। ब्लू वाले में जो आपके पास ये जो 93.3 से 93.7 इतना ही ब्लॉक कर रखा है किसने, आपके रेड एफएम ने, इतना सा ब्लॉक किया हुआ है, यानी बाकी फ्री है। इसके पीछे आप इस रेंज में कोई भी दूसरा इंडिपेंडेंट चैनल रख सकते हो और वो इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। तो जितना शार्प आपका ये पीक होता जाएगा उतना आपकी जो बैंडविड्थ है वो क्लोजर आती जाएगी। किसके क्लोजर आती जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्लोजर आती जाएगी। और हम कहेंगे हमारा रेडियो बहुत ही सेलेक्टिव है, वो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जो इंटेंडेड फ्रीक्वेंसी है। इंटेंडेड समझ रहे हो, अगर रेड एफएम सुनना है तो उसकी इंटेंडेड फ्रीक्वेंसी 93.5 है। उसके अलावा जैसे ही आप आसपास जाओगे वो ड्रॉप करके सिग्नल को जीरो कर देगा, यानी कि काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे डिवाइस में आप बहुत सारे चैनल एक साथ सुन पाओगे। इनफैक्ट जहाँ पे बहुत सारे रेडियो चैनल एक साथ ब्रॉडकास्ट होते हो वहाँ पे सजेस्ट भी ये किया जाएगा कि आप एक हाई सेलेक्टिविटी वाला या हाई क्वालिटी फैक्टर वाला डिवाइस ही यूज़ करें, है ना। और जहाँ पे एक दो तीन कोई टाइप के चैनल या सिंगल चैनल आता है वहाँ लो सेलेक्टिविटी वाला सस्ता रेडियो यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेलेक्टिविटी वाली बात समझ में आ रही है सबको। और बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं, है ना। अगर बहुत टाइम होता तो मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ बता सकता था, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस पर और रिसर्च करना चाहते हैं तो विकीपीडिया है उस काम के लिए, पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें। एनीवे, तो ये बात समझ गए। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, है ना। कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना, रेजोनेंस के ऊपर। तो मैं पूछता हूँ, बताओ ज़रा, है ना। एक मिनट, है ना। पहले पावर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेंगे। एक एसी सर्किट में करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू 5 साइन 100t माइनस π/2, ठीक है ना। ये तो हो गया करंट। और वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है 200 साइन 100t वोल्ट में, है ना। ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। तो आपको बताना है इसमें पावर कंजम्पशन कितना है। बहुत सिंपल है, देखते ही बता सकते हैं, है ना। अगर आपको पावर समझ में आ गई है तो इसका आंसर बताओ, फिर मैं और कोई ढंग का क्वेश्चन पूछूं आपसे। बता दो यार। कोई भी कोई आंसर बता रहा हूँ।
एक आंसर आया है सर किसी का। 255। अमित का आंसर ठीक है यार। चलो इसका आंसर 0 है मेरे ख्याल से। अब तो ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि इसका आंसर 0 है। 0 कैसे है अब वो समझो। देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना दिख रहा है? 5/2। π/2। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो पावर फैक्टर 0 हो गया ना बेटा। cos फाई 0 हो जाएगा ना? नहीं? यस सर। बस तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये सर्किट कैसा हो गया? देखो कोई बता सकता है ये सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? कोई बता सकता है? ये सर्किट इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा? सर इंडक्टिव। इंडक्टिव होगा बिल्कुल। क्यों हुआ ऐसा? सर उसमें करंट पीछे होता है। करंट पीछे होता है पाइवट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये समझ गए बात। अभी देखो यहाँ पे इसने यही कहा होता कि ईएमएफ जो है V इक्वल टू ये दिया हुआ 200 साइन 314t है ना। ये तो ईएमएफ दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है साइन 314t प्लस π/3। अब उसने पूछा एवरेज पावर बताओ कितनी है, तो कर लोगे? अब बताओ कितना आएगा। ये साइन लिखा हुआ सर 50। 50। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। 50। एक बार कंफर्म कर लो, अगर किसी का आंसर 50 नहीं हो तो मैं समझा दूँ कैसे होगा। कोई भी जानना चाह रहा हूँ? ठीक है, सबको समझ में आ गया ऐसा मान लो। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कुछ डिस्कस करना चाहूँगा यार। देखो आप लोग क्योंकि ज़्यादातर ना तो कोई क्वेश्चन पूछते हो है ना, तो पूरी तरह से वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है कि मैं मान के चलूँ कि आपको समझ में आ गया है, जो कि मैं मान लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा फिर, है ना। बट फिर भी अगर आपको कभी डाउट लगे तो आप है ना चैट में लिख के या जैसे भी पूछना चाहते हो पूछ लिया करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके जो क्लास 11th वाले थे, ये AVS वाले क्लास 11th वाले, मोर और लेस वो यही वाला काम करते थे। वो क्लास में चुप बैठे रहते हैं, ठीक है। अब मतलब उनके केस में, आपके केस में फिर भी कभी कभी होता है कि एक दो लोग कुछ कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं। उनके केस में तो वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड में थे। आपने कभी नोटिस किया हो नहीं हो, मैंने देखो यहाँ आपके बैच का नाम बदल के BOLD लिखा हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पे AVS लिखा होता था। इसका भी एक रीज़न है ना। वो रीज़न भी है कि आप लोग बोलते नहीं हो इसलिए। एनीवे तो उनको तो मैंने पढ़ाने से मना कर दिया है, देखो ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास 11th में है। और देखो इस तरीके से अगर मैं उनको पढ़ाऊँगा तो मुझे पता है कि वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। क्लास 11th इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। 12th पे तो मैं चलो ये कह सकता हूँ कि 12th में तो जो होना होता है हो चुका होता है ना। आदमी जैसा बनना होता है बन चुका होता है, तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से आपको जितना कराना है वो करा दूँ। एंड आई कैन होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग उतने में सीख जाओगे। 11th में मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि 11th में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे जाके वो जो भी फिज़िक्स सीखेंगे वो टोटली मेरे ऊपर बात आएगी। तो मैंने उनको पढ़ाने से मना कर दिया है ना, क्योंकि यार मैं उस तरीके से, देखो ऑलरेडी ऑनलाइन समझाना फिज़िक्स बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी अगर सामने वाले नहीं बोलें, चुपचाप बैठे रहें, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से कि अगर कोई डाउट होते हैं तो पूछ लिया करो, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग देखो, शांत रहना ज़िंदगी में बहुत अच्छा गुण होता है ना। कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन कभी कोई डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लिया करो, चाहे आप लिख के पूछो चाहे बोल के पूछ लो, जैसे भी है ना। तो
क्योंकि आपका कोर्स तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो आई वोंट फील बैड अगर आप नहीं भी पूछते हो तो कोई बात नहीं है। ऑप्टिक्स होना है, ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स है, फिर आपका डन हो जाएगा, ठीक है ना। बट 11th के साथ मैं ये नहीं कर सकता था क्योंकि 11th में सारा का सारा सिलेबस उनका बचा हुआ है, और मुझे पता है कि आगे अगर वो रोटेशन में भी चुप बैठते तो मैं उनको रोटेशन कैसे पढ़ाऊँगा, SHM कैसे पढ़ाऊँगा, वेव कैसे पढ़ाऊँगा। तो उनसे तो मैंने देखो माफ़ी मांग ली है ना। आपके केस में मैं नहीं करना चाहता है ना, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्लास 12th में तो मतलब ये है कि सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, बाकी लोग अपना देख लेते हैं। तो इसलिए प्लीज़ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लिया करो, है ना। आई वुड, हाँ जी। सर वो एक्चुअली क्या है सर, वो ऐसे तो सर बोलता रहता हूँ ना मैं क्लास में, बीच में डाउट्स भी आपसे सर ले ही लेता हूँ व्हाट्सएप पे नहीं, जब आप आते तो हैं। बेटा पूछ रहे हो है ना, मैं बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ। देखो आज आप, इसलिए सर, आज इसलिए नहीं पढ़ रहा था और पूछ रहा था बिकॉज सर एक्चुअली वो सर रिकॉर्डिंग भी भेज देना, मैं एक्चुअली अटेंड नहीं कर मैं पाया समझ क्लास। गया था वो, मैंने आपको ना वो रिकॉर्डिंग एक्चुअली रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाया था, रिकॉर्ड तो हो गया था, वो उसको पोस्ट नहीं कर पाया था, तो मैंने अभी कर दिया है। वो आप दोनों, ये और आज वाला और वो दोनों एक साथ देख लेना कंटिन्यूएशन में, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर आज की मैं इसलिए नहीं अटेंड कर पाया अभी क्लास, लाइक लैपटॉप तो खुला हुआ था नहीं नहीं, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, आपने मुझे मैसेज किया था है ना, तो मैं समझ गया था कि अगर आपने पिछला वाला अटेंड नहीं किया था तो आपको इस वाले में दिक्कत आएगी। तो मैंने अब वो अपलोड कर दिया है, मैंने लिंक भी डाल दिया था, ये वाला अभी मैं डाल दूंगा, तो आपको दोनों एक कंटिन्यूएशन में देख लेना। मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो आप है ना, क्लास में नहीं बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ डाउट है वहाँ पर पूछ लिया करो, ठीक है ना, ताकि कम से कम आपके डाउट हो जाएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखो अगर फिजिकल क्लास होती है ना, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं समझाने के, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, कोई फिजिक्स के मॉडल हैं वो दिखा के समझा सकता हूँ, है ना। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हमारे पास वो सारा मीडियम नहीं है, तो फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है समझाने में, है ना। इसलिए आई वुड होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। मैं फिर से 11th वालों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो कि उनको मैं नहीं इस तरीके से पढ़ा सकता था कि वो चुप बैठे रहें और समझ जाएं, क्योंकि बहुत समझना पड़ता है। 11th की आप भी, मुझे पता नहीं 11th आपने कैसे पढ़ी है ना। 11th में बहुत दिक्कत आती है लोगों को फिजिक्स में, मेनली रीज़न ये होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए होते हैं टॉपिक्स के ऊपर, है ना। तो अभी वो लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ के निकले थे, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ से तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोटेशन तक उनको नहीं ले जाना चाहता, इस तरह से रोटेशन पढ़ाना देखो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब है ना, क्वेश्चन वगैरह कर लो, है ना, HC वर्मा करते रहोगे, डाउट पूछ लोगे, तो है ना, कम से कम मुझे लगा कि हाँ बेसिक चीज़ें आपने कर ली है ना। तो एनीवे, तो इसको अभी बस हमारा एक लास्ट इसमें ट्रांसफॉर्मर्स बचा हुआ है इसमें, इस चैप्टर में, और उसको करके फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे HC वर्मा के, फिर ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, इसको देख लेना आप लोग, है ना। यस सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।